अक्सर पेरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोई फूड आइटम बच्चे को सूट कर रहा है कि नहीं। इस वीडियो के थ्रू हम इस कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे। आज हम बात करेंगे फूड एलर्जीज और फूड इंटॉलरेंस के बारे में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनंता। आई एम डॉक्टर श्रेया दुबे। आई एम अ पीडियाट्रिशियन ऑन अ मिशन टू हेल्प एवरी किड रीच देयर हाईएस्ट पोटेंशियल. In this space, you will find a treasure trove of tips and tricks on everything from keeping your kids healthy and happy to helping them grow and thrive. Each week, we will dive into exciting topics about child health, growth, development, behavior, parenting, and a lot more. So hit that like button, share with fellow parents, and subscribe for a weekly dose of fun and inspiration. Let's raise our kids the happy way. Today, let's talk about a very important topic, food allergies. ये फूड एलर्जी होती क्या है? किसी पर्टिकुलर फूड आइटम को खाने के बाद जब बॉडी एक एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है, उसे फूड एलर्जी कहते हैं. कभी कभी बच्चे का इम्यून सिस्टम किसी फूड आइटम को एबनॉर्मल मान लेता है और जब बच्चा वो वाला फूड आइटम कंज्यूम करता है तो आईजीई एंटीबॉडी फूड एलर्जन के साथ रिएक्ट करती है और बॉडी में हिस्टामिन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है, जिसकी वजह से एलर्जिक सिम्टम्स आने लग जाते हैं. Now, what is the difference between food allergy and food intolerance? फूड एलर्जी में इम्यून सिस्टम अफेक्ट होता है, जबकि फूड इंटॉलरेंस बॉडी का एक फिजिकल रिएक्शन है टू द फूड आइटम. इसमें इम्यून सिस्टम अफेक्ट नहीं होता. फूड एलर्जी के सिम्टम्स सिवियर और लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं, जबकि फूड इंटॉलरेंस बस अनप्लेजेंट रिएक्शंस कॉज करता है. इट इज़ रेयरली डेंजरस. फूड एलर्जी में जो ऑफेंडिंग फूड आइटम है वो ज़रा सा भी चखले बच्चा तो उसको रिएक्शन हो जाता है, लेकिन फूड इंटॉलरेंस में ऑफेंडिंग फूड आइटम अगर कम अमाउंट में बच्चा खा रहा है तो कोई रिएक्शन नहीं होता. फॉर एग्जांपल, जिन बच्चों को लैक्टोज इंटॉलरेंस है वो लैक्टोज फ्री मिल्क पी पाते हैं. डेयरी आइटम खाने से उन्हें गैस या ब्लोटिंग वाले सिम्टम्स हो सकते हैं, बट जिन बच्चों को एक्चुअल मिल्क एलर्जी है उन्हें एनिमल मिल्क टच करने पर भी रिकरेंट वॉमिटिंग या हाइव्स आने का रिस्क रहता है. Now let's talk about the prevalence of childhood food allergies. वेस्ट में चाइल्डहुड फूड एलर्जीज की प्रेवलेंस अराउंड 6 to 8% है, पर अगर हम इंडिया की बात करें तो उतनी स्टडीज़ नहीं हुई हैं चाइल्डहुड फूड एलर्जीज पर. बट जो रिसर्च अवेलेबल है उसके हिसाब से क्लिनिकली रेलिवेंट फूड एलर्जी का प्रेवलेंस इंडिया में बहुत ही कम है, ओनली अराउंड 1 to 2%. जब प्रेवलेंस इतनी कम है इंडिया में तो फिर हम क्यों जाने इसके बारे में? क्योंकि लास्ट कुछ सालों में फूड एलर्जीज के केसेस बढ़े हैं बच्चों में. इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि पेरेंट्स, टीचर्स और केयर गिवर्स फूड एलर्जीज के सिम्टम्स और मैनेजमेंट के बारे में अवेयर रहें. नाउ, कॉमन फूड एलर्जेंस. ग्लोबली मोस्ट कॉमन फूड एलर्जेंस आर पीनट्स, ट्री नट्स लाइक आमंड्स, कैश्यूज, वॉलनट्स, एंड मिल्क, एग्स, सोय, व्हीट, फिश एंड शेलफिश. इंडिया में कुछ और फूड आइटम से भी एलर्जिक रिएक्शंस रिपोर्ट किए गए हैं, जैसे कि चिकपीस, काला चना, मैंगोज, ऑरेंजेस, कस्टर्ड एप्पल, बैगन, बनाना एट्सेट्रा. मोस्ट ऑफ द टाइम्स जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं इन एलर्जीज को आउटग्रो कर जाते हैं, मतलब एलर्जिक रिएक्शन कम होने लग जाता है. हाउएवर, पीनट्स, ट्री नट्स, फिश और शेलफिश की एलर्जी लाइफ लॉन्ग भी रह सकती है. सिम्टम्स ऑफ फूड एलर्जी. फूड एलर्जीज के सिम्टम्स पर्टिकुलर एलर्जन को कंज्यूम करने के विद इन 1 to 2 आवर्स शुरू हो जाते हैं. सिम्टम्स की इंटेंसिटी हर बच्चे में वेरी करती है. किसी को माइल्ड सिम्टम्स, किसी को मॉडरेट और किसी को सिवियर सिम्टम्स भी हो सकते हैं. सिवियर एलर्जिक रिएक्शन को एनाफाइलैक्सिस भी कहा जाता है. सिम्टम्स होते क्या हैं? वॉमिटिंग, डायरिया, पेट में दर्द, स्किन रैश, हाइव्स, एक्जिमा हो सकता है. लिप्स, टंग और माउथ पे स्वेलिंग भी हो सकती है. आइज इची, वाटरी और स्वॉलन हो जाती हैं. और अगर सिवियर रिएक्शन होगा तो टाइटनेस इन द थ्रोट, टाइटनेस इन द चेस्ट, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी हो सकती है. मिल्क और सोय एलर्जी यूजुअली 1 साल से कम के बच्चों में ज़्यादा कॉमन है. सिम्टम्स इसके क्या होते हैं? एक्सेसिव कॉलिक हो सकता है, फ्रीक्वेंट स्टूल्स, कभी कभी स्टूल्स में ब्लड भी आ जाता है और बच्चे की ग्रोथ पुअर हो सकती है. अब ये जितने भी सिम्टम्स हैं ना, ये किसी दूसरी मेडिकल प्रॉब्लम या कंडीशन में भी हो सकते हैं. इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि डायग्नोसिस के लिए आप अपने पीडियाट्रिशियन को विजिट करें. अब डायग्नोजिंग फूड एलर्जीज.
फूड एलर्जीज़ को डायग्नोस करने के लिए मेडिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन और कुछ टेस्ट और इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत पड़ती है। मेडिकल हिस्ट्री में सिम्टम्स क्या हैं, कब आए, कितनी बार पहले एलर्जिक सिम्टम्स देखे गए थे, सस्पेक्टेड फूड आइटम्स कौन कौन से हैं, कब खाया था सस्पेक्टेड फूड आइटम, खाने के कितनी देर बाद सिम्टम्स आए, क्या फैमिली में किसी और को फूड एलर्जी, एक्जिमा या आस्थमा की प्रॉब्लम है, ये सब जानना ज़रूरी है डॉक्टर के लिए। डायग्नोस्टिक टेस्ट में स्किन प्रिक टेस्ट होता है एंड ब्लड टेस्ट में स्पेसिफिक आईजी टेस्ट होता है, बट मेनी टाइम्स ये जो टेस्ट होते हैं ना बहुत हेल्पफुल नहीं होते। ओरल फूड चैलेंज टेस्ट इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड टू डायग्नोज फूड एलर्जीज, बट क्योंकि इसमें सिवियर रिएक्शन होने का रिस्क होता है इसलिए हॉस्पिटल सेटिंग में ही किया जाता है। डाइट एलिमिनेशन मतलब कि बच्चे की डाइट से सस्पेक्टेड फूड एलर्जन को हटा देना और कुछ दिनों के बाद दोबारा इंट्रोड्यूस करना भी एक तरीका है फूड एलर्जीज़ को डायग्नोज करने का। ज़्यादातर पीडियाट्रिशियंस और एलर्जी स्पेशलिस्ट हिस्ट्री, एग्जामिनेशन और टेस्ट के कॉम्बिनेशंस यूज़ करते हैं फूड एलर्जीज़ को डायग्नोज करने के लिए। अब इनको ट्रीट कैसे किया जाता है? जब एक बच्चे को सीरियस एलर्जिक रिएक्शन होता है तो टाइमली एक्ट करना बहुत ज़रूरी है। इंडिया में एपिनेफ्रिन ऑटो इंजेक्टर्स ईजिली अवेलेबल नहीं है, इसलिए जैसे ही सिम्टम्स आते हैं वैसे इमरजेंसी ले जाइए बच्चे को ताकि इंजेक्शन लगवाया जा सके। फूड एलर्जी को क्योर करने के लिए कोई मेडिसिन नहीं होती, तो प्रिवेंटिव स्टेप्स क्या ले सकते हैं? बच्चों को एलर्जेनिक फूड आइटम्स देना अवॉइड करें। अगर आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं और आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि आपके किसी स्पेसिफिक फूड आइटम को खाने से बच्चे में एलर्जी के सिम्टम्स आ रहे हैं तो प्लीज़ उस फूड आइटम को अपनी डाइट से एलिमिनेट कर दें। ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड एलर्जन ट्रांसमिट हो सकता है, जिसकी वजह से बच्चों को एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं। अगर बच्चा फूड एलर्जीज़ की वजह से कुछ फूड आइटम्स नहीं खा पा रहा है तो पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करके ये समझ सकते हैं कि उसे किसी विटामिन या मिनरल सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत है या नहीं। फूड लेबल्स को पढ़ें ताकि आप हिडन एलर्जेंस को पहचान सकें। अगर आपके बच्चे की फूड एलर्जी कंफर्म्ड है तो स्कूल को इन्फॉर्म करें और अपनी डॉक्टर की तरफ से एक स्टेप वाइज मैनेजमेंट या एक्शन प्लान टीचर्स को दे दें ताकि इमरजेंसी को हैंडल किया जा सके। अगर बच्चे को कभी भी सिवियर एलर्जिक रिएक्शन हुआ है तो अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करके अगर हो पाए तो एपिनेफ्रिन ऑटो इंजेक्टर अपनी इमरजेंसी किट में ज़रूर रखें। ऑल्सो एक मेडिकल अलर्ट ब्रेसलेट भी बच्चे को पहनाया जा सकता है। ना जब हम बाहर जाते हैं खाना खाने के लिए तो क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए अगर आपके बच्चे को फूड एलर्जी है तो? जब कहीं बाहर जाते हैं तो बुफे स्टाइल सर्विस अवॉइड करें क्योंकि क्रॉस कंटामिनेशन का रिस्क रहता है। हो सकता है वही बर्तन या चम्मच दूसरी डिशेस के लिए भी यूज़ किए गए हों। अगर बच्चा किसी पार्टी में गया है तो प्लीज़ मेक श्योर कि होस्ट को पता हो कि उसको किस चीज़ से एलर्जी है। फ्राइड फूड आइटम्स बाहर अवॉइड करने चाहिए क्योंकि हो सकता है सेम ऑयल दूसरी चीज़ों को भी फ्राई करने में यूज़ किया गया हो। जिन बच्चों को मिल्क या सोय एलर्जी है उन्हें ईजिली डाइजेस्टेबल हाइपो एलर्जेनिक फॉर्मूला ऑफर किया जा सकता है। जिन बच्चों को इनहेरेंट फूड एलर्जी होती है उनको होती है, इसे रोका तो नहीं जा सकता बट फूड एलर्जीज़ के डेवलपमेंट को डिले ज़रूर किया जा सकता है। सो अगर हो पाए तो बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पर ही रखें फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ लाइफ तक, और 6 मंथ्स की एज के बाद ही बच्चे को सॉलिड्स या सेमी सॉलिड्स देना स्टार्ट करें। मोस्ट ऑफ द टाइम्स बच्चे फूड एलर्जीज़ को आउटग्रो कर जाते हैं बाय द एज ऑफ 3 to 4 years। पैनिक नहीं करना है, आपको मैनेजमेंट और प्रिवेंशन प्लान आना चाहिए। अगर आप अवेयर हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। I hope this has answered some of your questions and you like today's information. We'll be back next week with another topic. Please let us know in the comments below what you would like me to talk about in the upcoming videos. Take care. See you next time.